तो कर्मा जो है वो एक्शन है। हम जो भी करते हैं उसका रिजल्ट होता है, और हर एक्शन का रिजल्ट है, हमारे फिजिकल एक्शन का, मेंटल एक्शन का। जो हम सोच रहे हैं उसका भी प्रभाव होता है, इससे हम बच नहीं सकते। कोई हम 2 नंबर का काम करें और फिर उसका थोड़ा सा चढ़ावा चढ़ा के आ जाए मंदिर में, गुरुद्वारे में, वैसा नहीं होता। हमें अपने हर एक कर्मों का एक्शन लेना पड़ता है, कोई बाईपास नहीं है। कर्मा बूमरैंग की तरह हमारे ऊपर, करने वाले के ऊपर, कर्ता के ऊपर आता ही है। तो इसका मतलब यह है कि क्या कर्मा सफरिंग है? नहीं, कर्मा इज नॉट सफरिंग, कर्मा इज लर्निंग। कर्मा से बात आती है तो बहुत जगह पे ऐसा लगता है कर्म है, ये तुम्हारे कर्म है। तो कर्म है इसका मतलब भोगना पड़ेगा, हाँ भोगना है, एक्सपीरियंस लेना है, लेकिन वहां पे सीखना पे फोकस होना चाहिए। अगर सीखते हैं तो हम उस कर्मा से बाहर आ जाते हैं। क्या सीखना है? बैलेंस। कई सारी चीजें सीखनी है। बैलेंसिंग, ये यूनिवर्स जो है वो बैलेंस से चलता है। ये यूनिवर्स बहुत सिमेट्रिक है। हमारे आसपास की जो दुनिया हमको लगती है, हम अगर सिर्फ टेलीविजन न्यूज देखें जो टीआरपी से चलता है, तो हमको लगता है कि सब जगह तो गड़बड़ हो रहा है। नहीं, तो यूनिवर्स में परफेक्ट बैलेंस है, और ये बैलेंस कॉन्सिस्टेंट लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि अभी बैलेंस हो गया और बस फिर थोड़ी देर के बाद बैलेंस हट गया। बैलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर जगह पे बैलेंस है। वो बैलेंस हमको नहीं दिख रहा है, वो हमारा ज्ञान। जब हम साधना से अपने आत्मज्ञान को पाते हैं और आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान को पाते हैं, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, तो ये हमें ये बैलेंस्ड यूनिवर्स का हमें नजर आने लग जाता है। हर तरफ बैलेंस तो है, हार्मनी तो है, संतुलन है, समन्वय है। और यह भी बात समझ में आती है, यू आर द यूनिवर्स। ये यू बहुत अच्छा शब्द है। जब भी किसी को यू बोले, उसमें उस यू पर ध्यान रखें कि यू आर यूनिवर्स। यू आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। बिगनर्स ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम सभी यूनिवर्स के तो पार्ट हैं। जैसे अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे तो ये पार्ट हट जाएगा और सिर्फ रह जाएगा यू आर यूनिवर्स। दीपक चोपड़ा जी ने किताब भी लिखी हुई है, यू आर द यूनिवर्स। तो इसमें जो रियलाइजेशन होता है मेडिटेशन में, तो उसमें कई सारे स्टेप एक एक करके होता है। कैसे क्या क्या होता है? सबसे पहले तो हमको अपने रूट समझ में आते हैं, हमारे कर्मा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जुड़े हैं। हम पृथ्वी से कैसे जुड़े हैं, हम दूसरे सोल से कैसे जुड़े हैं, दूसरे ग्रुप से कैसे जुड़े हैं। अपने इस कार्मिक रूट्स को समझना, सोल कनेक्शन को समझना, एक रियलाइजेशन का एक स्टेप है। फिर धीरे धीरे हमें यह भी समझ में आता है, वी आर लाइट, वी आर नॉट द बॉडी। अपने आप को बॉडी समझना एक बड़ा ब्लंडर है। हम अगर सिर्फ आईने में अपने आप को देखें, हमको तो यही ब्लंडर दिखाई देगा कि वी आर द बॉडी। आईने से ज्यादा महत्वपूर्ण है हम अपने आप को ध्यान में देखें। हमको समझ में आएगा, वी आर नॉट फिजिकल बीइंग, वी आर लाइट बीइंग, वी आर कॉन्सियसनेस। ध्यान में हमें अपने हायर एस्पेक्ट का, ध्यान में जब आंख खोलने का मन नहीं करता है, उस समय अपने आप को महसूस करें, मैं क्या हूं, व्हाट एम आई, हु एम आई। तो हमें धीरे धीरे अपने नॉन फिजिकल सेल्फ, हायर बॉडीज, हायर पार्ट का धीरे धीरे पता चलता जाएगा। फिजिक कॉजल बॉडी, हायर बॉडीज। और हमें यह भी समझ में आएगा कि हम तो आत्मा है, और आत्मा के रूप में हम कई बार जन्म लेते हैं। ओल्ड बॉडी से हम मॉडिफिकेट करते हैं, और यंग बॉडी से, चाइल्ड बॉडी से हम वापस इंटर करते हैं अर्थ रूप में। इसलिए कभी भी छोटे बच्चे को सिर्फ छोटे बच्चे बॉडी के रूप में ना देखें, एक सोल के रूप में देखें। वो सोल हो सकता है आपसे भी ज्यादा पुराना हो। नेवर चाइल्ड, ओनली एज ए चाइल्ड। खलील गिब्रान का बहुत अच्छा कोटेशन है, चिल्ड्रेन आर स्प्रिंग्स ऑफ लाइट, स्प्रिंग्स ऑफ यूनिवर्सल लाइफ फॉर्म। डोंट थिंक यू कैन ओन देयर बॉडी और माइंड। खलील गिब्रान को पढ़िएगा। पीएल आर पास्ट लाइफ से रिलेटेड ब्रायन वाइस किताब जो है वो बहुत अच्छी है, मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें हमने, जब हमको अपने पता चले सोल लाइफ का, जब अगर हम सोल हैं,
हम कई बार जन्म ले रहे हैं, तो हमारे पूर्व जन्मों के कनेक्शन भी हमें समझ में आते हैं और वहां से बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स की हीलिंग हो जाती है थ्रू टाइम इनटू हीलिंग बुक, मिरेकल हैपेंस बुक। इनमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू पे ही ज्यादा बहुत एम्फेसाइज किया गया है, क्योंकि डॉक्टर है, ये साइकेट्रिस्ट हैं। तो इम्पोर्टेंट मैं केस स्टडी बताता हूँ। ऐसा होता है कि थ्रोट पेन, एक एक बंदा है जिसको थ्रोट की कुछ प्रॉब्लम है, जिसका फिजिकल लेवल पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। मेडिकल में एक टर्म यूज होता है इडियोपैथी, नॉन मेडिकल फील्ड वाले नहीं समझ पाएंगे इस वर्ड को। इडियोपैथी का मतलब होता है जिसका कारण हमें पता नहीं, इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, बस है। मेडिकल साइंस में ऐसा हो जाता है। बहुत बार बैक पेन है, एमआरआई तो नॉर्मल है, लेकिन बैक पेन है। तो बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पे हमें फिजिकल लेवल पे कारण समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर कारण जो है वो हमारे पिछले जन्मों से, पिछले कर्मों से आता है। तो ऐसा हुआ हुआ बैक पेन किसी को है, उसको पीएलआर के सेशन में अपने पास लाइफ का पता चला, जहाँ पे उसको बैक की कोई इंजुरी हुई, वहां पे तीर लगा था, कोई चोट लगी थी, कई सारी केस स्टडीज थ्रू टाइम टू हीलिंग में केस भरे पड़े। किसी भी डॉक्टर को आप जानते हैं, वो किताब आप रिकमेंड कीजिए, अगर उसने किताब पढ़ ली, उसका माइंडसेट यू टर्न ले लेगा। थ्रोट कंजेशन, थ्रोट प्रॉब्लम वाली भी एक स्टोरी है इसमें, जो ये इलाज से फिर स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाती है। अगर अंधेरे का पता चल जाए, हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझते हैं। अगर हमें लाइट आई और पता चल जा रही ये तो रस्सी है, ये तो सांप है ही नहीं, तो फिर वो प्रॉब्लम जो है, जो डर है, वो खत्म हो जाता है, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। फिजिकल इश्यूज के अलावा इमोशनल इश्यूज को भी हीलिंग होती है। बहुत सारे लोग हार्ट पे भरोसा रखते हैं कि लाइफ में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह भी एक इल्यूजन। लाइफ इज नॉट सफरिंग, लाइफ इज नॉट हार्ड वर्क, लाइफ इज पोटेंशियल। हमें समझना है और फिर अपने कॉन्सियसनेस को, सोल को समझते हुए चूज करना सीखना है। कहीं भी जो स्टेटस को है, अरे लाइफ तो ऐसे ही चलते रहता है, चलने नहीं, जो जानते हैं वो उस कहीं भी जो इग्नोरेंस वाली बातें हैं उसको अलाउ नहीं करते, उसे चेंज करते हैं, इवॉल्व करते हैं। हमें अपने आप को बदलना है और अपने आप को बदलते हुए दुनिया को बेहतर बनाना है। हम बदलेंगे तो हमारा परिवार बदलता है, हमारा परिवार बदलता है तो फिर हमारी हमारी कम्युनिटी बदलती है। इमोशनल इश्यूज भी बहुत इसमें हील हो जाते हैं। और अल्टीमेट तो समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। भगवत गीता का श्लोक, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान की अग्नि, वो आत्मज्ञान की, सोल नॉलेज, सोल विस्डम, सोल फायर, ये अग्नि कर्मों को जलाती। जिस दिन समझ में हमें अनुभव से आ जाए, अभी हम मन के लेवल पर सुन रहे हैं, खुली आंखों से, अब कान के माध्यम से सुन रहे हैं, तो आई एम सोल, अभी ये मेंटल लेवल पे ही है, अभी एक्सपीरियंशियल नहीं। एक्सपीरियंशियल जब हो जाए तो सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स एंड यू हैज नो जेंडर। सोल का कोई जेंडर होता है? बिल्कुल नहीं। पीएलआर, पास्ट लाइफ कोई अंडरस्टैंडिंग जब आने लग जाए मेडिटेशन से या पीएलआर के सेशन से, तो हमें ये समझ में आएगा कि अलग अलग जन्मों में हमारा जेंडर बदल जाता है। अभी मेल है, पीछे लाइफ टाइम में कहीं पे फीमेल देख सकते हैं, फीमेल है कहीं पर मेल देख सकते हैं। तो जब सोल का जेंडर ही नहीं है, तो बहुत जगह पे फेमिनिज्म की बात होती है, फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट होते हैं दुनिया में। इक्वालिटी आनी चाहिए, ये बिल्कुल आनी चाहिए। जहाँ पे गलत हो रहा है वहां तो गलत कम होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक बार एक एक्सट्रीम में हम गए तो फिर हम दूसरे एक्सट्रीम में चले जाते हैं। अगर फीमेल ऑपरेशन, फीमेल को दबाया गया है, सताया गया है, तो फिर रिवेंज लेने में अपोजिट ना बन जाए, हर का रिस्पेक्ट रहना चाहिए। इन सही बातों को जब शुरुआत में समझा गया, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द जेंडर, तो समझाने के लिए कहा गया अर्धनारीश्वर। हर एक कोई के भीतर मेल एस्पेक्ट भी है, फीमेल एस्पेक्ट भी।
बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ जाने के लिए यह सिंबोलिज्म, ये मेटाफॉर बहुत अच्छा है। शिव और अर्धनारीश्वर का ये प्रतीक, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द जेंडर, आई एम बोथ। लेकिन सिर्फ बोथ ही नहीं है, आगे जाके ये भी समझ में आएगा, वी आर नन, कुछ भी नहीं, हम लाइट बीइंग और हम यूनिवर्स के पार्ट, और यूनिवर्स जो है वो हमारे माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर हमारे भीतर ही पूरा यूनिवर्स है, माइक्रोकॉज्म है, जैसे होलोग्राम होता है, अगर आपने देखा हो किसी बुक के ऊपर छोटे से इमेज में भी बड़े का पिक्चर होता है। हर एक पर्सन, हर एक सोल पूरे यूनिवर्स का होलोग्राम। यूनिवर्स हमारे माध्यम से अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये अद्वैत इसकी कोई सेपरेशन है ही नहीं, वी आर वन एंड सेम। इस अद्वैत का जब अनुभव हो, उस अद्वैत को बताना शब्दों के मामले से थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो भी पोएट सेंट हुए, जैसे कबीर, रूमी, उन्होंने कविताओं के माध्यम से इन बातों को कहा। और फिर इसमें भी कई स्टेजेस हैं अद्वैत अवस्था, और इसमें हमें हम कॉन्शियसनेस है, ये बात हमें समझ में आती है। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। सोल के लेवल से भी आगे उठे तो वी आर कॉन्शियसनेस। सोल भी जो है वो एक सिंगल यूनिट है कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस इज जस्ट द यूनिवर्सल एसेंस। मिट्टी है और मिट्टी से बनता है ईंट, और ईंट से बनती है दीवार। जब वो ईंट नहीं है तब वो क्या है, तब वो मिट्टी है। जब वो सोल नहीं है, जब ये यूनिट के रूप में फंक्शन नहीं कर रहा, तब वो क्या है, वो चेतना है, कॉन्शियसनेस। हम अपने आप को सोल के लेवल पर, कॉन्शियसनेस के लेवल पर अंडरस्टैंड कर लें, जान जाएं, यूनिवर्स जिस तरह से चलता है हम उस तरह से काम करने लगते हैं। ऑल दैट इज, सर्वव्यापी चेतना, जो दिव्य चेतना जो है, वो क्या करती है, सबको हेल्प करती है, सबको इवॉल्व करती है, सबको आगे बढ़ाती है। मेरा तेरा खत्म हो जाता है। मेरा तेरा बॉडी कॉन्शियसनेस के लेवल तक है, सोल कॉन्शियसनेस लेवल पे कम हो गया। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस लेवल पे थोड़ा सा पता है, जब हम कॉन्शियसनेस लेवल पे चले जाए, जब हम ब्रह्म के लेवल तक पहुंच जाएं, तो कुछ भी नहीं, इज वन एंड सेम। पड़ोसी का बच्चा और मेरा बच्चा बिल्कुल सेम लगता है। तो ये तो अद्वैत जब घटता है तब ये अवस्था आती है, वी आर वन, वी आर यूनिवर्स। उस अवस्था को बाहर से ऊपर से लाने के लिए गुरुओं ने कहा कि हमें सेवा करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। हमें अपना 10% सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च करना चाहिए। तो 10% तो सिखाने के लिए था। अब वास्तव में पढ़ाना है, जिस भी लेवल तक अभी आप हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरों को हेल्प करें, और वो हेल्प अनकंडीशनल। गुरु के माध्यम से हेल्प करते हैं तो वो गुरु भक्ति हो जाती है, गुरु सेवा हो जाती है। ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं तो वो यूनिवर्सल सर्विस हो जाती है। जिसकी जैसी चेतना हो, जिसको जैसी समझ हो, उस हिसाब से वो सर्विस करता है। सर्विस करने से, सरेंडर करने से, अपने आप को कॉन्शियसनेस के लेवल पर रियलाइज करने से हम कर्मों से बाहर आ जाते हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, ये बहुत अच्छा श्लोक है। हम इस श्लोक को याद रखें, ज्ञान की अग्नि से कर्म जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दिस ऑल अंडरस्टैंडिंग इज अ पार्ट ऑफ सोल मास्टरी।